नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। पारा भले ही चढ़ा हुआ है एक तरीके से राजनीति का, लेकिन मौसम का पारा उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में तेजी से गिर रहा है। टेम्परेचर बहुत गिर रहा है, भारी ठंड है, लेकिन सियासी पारा उफान पर है और राजनीतिक तापमान में गर्मी महसूस की जा रही है। सिंगल टी शर्ट में घूम रहे राहुल गांधी ने यूपी के सियासतदान को गर्म जैकेट पहनने के लिए मजबूर कर दिया है। तभी तो बुलावे के बाद भी यूपी का कोई भी सियासतदान भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की न सहमति दे रहा है, न साहस जुटा पा रहा है। सवाल यही है कि जब लड़ाई बीजेपी से है और राहुल सड़क पर घूम घूम कर जन समर्थन जुटा रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश, माया और जयंत को राहुल का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्हें तय करना है। लेकिन विपक्ष की जो राजनीति है वो तो यही कहती है, लेकिन वह ऐसा करने क्या हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं, साहस जुटा नहीं पा रहे हैं। संकेत साफ है कि कोई भी सियासी दल अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। एक सबसे बड़ा एक कारण यह है कि अगर किसी के साथ कोई जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है उसकी सियासी जमीन खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश में 3 जनवरी से भारत जोड़ो यात्रा नए जोश के साथ शुरू होगी। एक तरफ यूपी में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में नई ऊर्जा का संचार है, तो दूसरी तरफ विपक्ष है उसमें सर्द और गर्म सियासत के भपके लग रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उसमें ये कहा जा रहा था कि सामान्य तौर पर समान विचारधारा के लोग संग आएंगे, संग लाने की कोशिश भी की जा रही है। और इसी कवायद के तहत विपक्षी नेताओं को शामिल करने के लिए कांग्रेस ने कई राजनीतिक दलों को न्योता भी दिया है। लेकिन इसमें प्रमुख रूप से अखिलेश यादव, मायावती, जयंत, शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर के नाम प्रमुख हैं। हालांकि इनमें से कई नेताओं ने यात्रा शुरू होने से पहले ही इससे किनारा कर लिया है। जैसा हमने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट के फैसले से प्रदेश की सियासत में ओबीसी आरक्षण का जिन एक बार फिर से जाग गया है, जिसको लेकर सियासी दल सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लग गए हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के बीच नए साल में कई राजनीतिक दलों ने ओबीसी आरक्षण बचाने, संविधान बचाने का वीरा उठाने का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ रैली निकालने की बात कही, यानी कि एक यात्रा से किनारा और एक यात्रा और। इसी तरह आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि वो यात्रा निकालेगी और लोगों को जागरूक करेगी। तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से सियासत ओबीसी को लेकर है। राहुल गांधी अपनी धुन से चले जा रहे हैं। मंथन आज इसी पर कि वास्तव में मसला क्या है, ये जो दल किनारा कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बेचैन बीजेपी है, तो सपा, बसपा और रालोद भी डरे डरे से लग रहे हैं। जिस प्रकार से राहुल गांधी की यात्रा में जन समर्थन मिल रहा है, उसे देखकर सपा, बसपा और आरएलडी को भी राहुल से दूरी बनाना ही एक तरीके से समझ बूझ वाला राजनीतिक कदम लग रहा है फिलहाल। भले ही यह सियासी दल कांग्रेस के पूर्व सियासी पार्टनर रहे हों, लेकिन अब लगता है कि कांग्रेस से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। डरे सियासी पार्टनर, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में बेचैनी। डरे डरे से सपा, बसपा और रालोद। यात्रा में जन समर्थन से सियासी गलियारों में खलबली। चौकन्ना हो रहे कांग्रेस के यूपी के पूर्व सियासी पार्टनर। कांग्रेस से दूरी बनाने में भलाई समझ रहे पूर्व सियासी पार्टनर। आरक्षण बचाने के मुद्दे को लेकर खुद सपा यात्रा निकालने की कर रही तैयारी। आरक्षण बचाओ, और आरक्षण बचाने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा। हमारे पिछड़े जो संगठन के लोगों ने अगर आरक्षण बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, तो हमारी पार्टी के लोग जाएंगे। सपा ने आरक्षण को बहाना बनाते हुए कहा कि यह समय भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का नहीं है, बल्कि आरक्षण को बचाने का है। अगर जरूरी हुआ तो आरक्षण को बचाने के लिए पार्टी खुद को यात्रा निकालने में विचार कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लगातार कह रहे थे
कि पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वो तो पहले से ही कह रहे थे और सदन में भी कहा, कई बार संसद में भी कहा, और अब तो प्रमाणित हो गया है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और ये सब नागपुर के इशारे पे हो रहा है। और ये नहीं, अगर आरक्षण के समर्थक होते तो क्यों नहीं जाति जनगणना करा देते, क्यों नहीं आबादी के हिसाब से सबको दे देते। और माननीय अखिलेश यादव जी इसकी लड़ाई लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में सब समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता खड़े होकर और इस आरक्षण को ख़त्म नहीं होने देंगे किसी कीमत पे, चाहे सदन में लड़ना पड़े, सड़क में लड़ना पड़े, चाहे न्यायपालिका में लड़ना पड़े। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है कि आरक्षण किसी कीमत पे ख़त्म नहीं होने देंगे, बिना आरक्षण के हाँ ये चुनाव नहीं होने देंगे। उधर बीजेपी यात्रा पर मजे ले रही है। बीजेपी का कहना है कि जब यह सभी लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो भारत को कैसे जोड़ेंगे। बीजेपी का मानना है कि यूपी में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वह किनारे किनारे निकल रही है। और जहां तक इन 3 विपक्षी पार्टियों को भी शामिल होने के लिए कांग्रेस ने आमंत्रित किया था, उसके मुखिया भी उसमें नहीं जा रहे। सभी, यही तो संकट है, सभी अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को देश का प्रधानमंत्री बनना है। आम जनमानस से इन सब पार्टियों का लेना देना नहीं है। इसीलिए ये लड़ाई जो पहले यात्रा के रूप से भारत जोड़ो है, मुझे लगता है कि खुद को जोड़ लें तो बड़ा काम होगा राहुल गांधी की यात्रा में। कहीं पर कुछ दल शामिल हो रहे हैं, कहीं पर कुछ दल शामिल नहीं हो रहे। लोकतंत्र का ये एक तरीका है और इसमें सब दल आज़ाद हैं, वो किसके साथ जाना चाहते हैं, किसके साथ नहीं जाना। कुछ का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चुनाव के पहले होता है और कुछ का बाद का एजेंडा और कुछ का हिडन एजेंडा भी रहता है। जल्दी ही जनता के सामने 2024 के चुनाव में ये सब दलों की पोल खुलने वाली है कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई। पुनः भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश से अधिकतम सीटें जीत के देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को ठंड में भी गर्मी का एहसास करा रहे राहुल गांधी टी-शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे हैं और अब उनकी यात्रा का आगमन उत्तर प्रदेश होने वाला है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से प्रवेश करेंगे और शामली से होते हुए वो हरियाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। राहुल गांधी चाहते थे कि उनके इस सियासी महासंग्राम में, भारत जोड़ो यात्रा में, उनके पूर्व सियासी पार्टनर समाजवादी पार्टी, रालोद और बहुजन समाज पार्टी भी शामिल हो, लेकिन इन तीनों ही दल के नेताओं ने राहुल गांधी को दूर से नमस्कार करते हुए साफ कर दिया है कि उनके पहले से तयशुदा कार्यक्रमों के तहत वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। तो क्या इस संकेत को भविष्य की राजनीति का संकेत माना जाए और ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी अब एक सियासी मंच पर नहीं आने वाले हैं, या फिर इसे आगे की राजनीति, आगे के सियासी फैसले पर छोड़ दिया गया हो। मामला कुछ भी हो, राहुल गांधी के बढ़ते कद, राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता और राहुल गांधी के साथ जुड़ते महासंग्राम को देखते हुए शायद अखिलेश यादव और मायावती भी डर गए हैं। तभी वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से गुरेज कर रहे हैं और शायद वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर वो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो इसका मैसेज जनता के बीच में दूसरा ना चला जाए। फिलहाल मैसेज और दूसरी सारे जो संकेत हैं उसके ज़रिए उत्तर प्रदेश के जो सियासी दल हैं, जो क्षेत्रीय सियासी दल हैं, वो संकेतों के ज़रिए भले ही राजनीति कर रहे हों, लेकिन राहुल गांधी का इरादा साफ है और वो इस ठंडी में भी मात्र सिंगल टी-शर्ट में उत्तर प्रदेश के लिए एक अपना पैगाम और अपना एक जो मैसेज है वो देने आ रहे हैं। लखनऊ में कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। शबी हैदर ने बता दिया कि भाई ठंडी गर्मी का जो मसला है ना, वो गणित क्या है। सर्दी हो रही, राहुल गांधी टी-शर्ट पहन घूम रहे हैं। बड़ा आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के टी-शर्ट को और सर्दी को लेकर बड़ा, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी काफ़ी चर्चा थी और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मसला क्या है वास्तव में। इतनी भयंकर पारा 4, पारा 6 और वो टी-शर्ट में घूम रहे हैं, ये तस्वीरें। और राहुल इसका जवाब देते हैं कि भाई आप किसान से क्यों नहीं पूछते, आप गरीब से क्यों नहीं पूछते, आपको ठंड क्यों नहीं लगती। एक मैसेजिंग है राहुल गांधी की भी। कांग्रेस ने तमाम नेताओं को बुलाया, जिन नेताओं को बुलाया वो जरा देखिए किन किन नेताओं को बुलाया है कांग्रेस ने। बाकायदे निमंत्रण पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई जाएं। जिन नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं वो ये तस्वीर हैं और ये निमंत्रण पत्र हैं, और जिसके नाम
जो ये पत्र भेजे गए हैं वो हूबहू कार्ड हमारे सहयोगी ने ये हमें दर्शकों के लिए उपलब्ध कराए हैं। ये ओम प्रकाश राजभर हैं, अध्यक्ष उपासपा, मायावती अध्यक्ष बीएसपी, जयंत चौधरी अध्यक्ष आरएलडी, अखिलेश यादव अध्यक्ष सपा, शिवपाल यादव नेता सपा, इन लोगों को आमंत्रण पत्र दिए गए हैं भारत जोड़ो यात्रा के। और कुछ और लोगों को दिए गए हैं जो वामपंथी हैं, सीताराम येचुरी भी, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इन लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया है, निमंत्रण पत्र दिया गया है। लेकिन अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं जरा उसको सुन लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा में सभी को आमंत्रण भेजे जा रहे जरूरी है कि ये जो आरक्षण खत्म हो रहा है ये सब छीन लेगी भारतीय नहीं, राहुल जी ने न्योता दिया है आप लोगों को, अरे न्योता जाएंगे? आप तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो, हमारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो। अगर नहीं, तुम्हारी जेब में हो, उन्होंने कहा कि आप उनकी भारत जोड़ो यात्रा अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं भाई बताओ तुम्हारे सामने खड़े हो, न्योता हो तो बताओ। ये बात तो खैर जमती नहीं, समझ में नहीं आती है। वो कह रहे हैं आरक्षण बड़ा सवाल है, भारत जोड़ो से बड़ा सवाल है आरक्षण। अखिलेश यादव की बात से साफ हो गया, वो कहना चाह रहे हैं, वो कह भी रहे थे खम ठोक कर कि भाई हम उत्तर प्रदेश में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालने जा रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा से महत्वपूर्ण है आरक्षण बचाओ यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा। ये वो संकेत और संदेश दे रहे हैं और जो न्योते की बात को बार बार झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पूरा बड़ा सवाल है। और इस पर कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व सांसद ब्रजलाल खाबरी ने भी रिएक्शन दिया है हमारे पॉलिटिकल एडिटर सबी हैदर को। देश बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। अगर राहुल जी को ये लगा कि हमें सबको इसमें शामिल करना चाहिए तो उन्होंने न्योता दिया है। अब किसको आना किसको नहीं आना ये उनके ऊपर छोड़ा गया है। अगर किसी को ये लगता है कि देश का संविधान बचाना है तो मेरे साथ चले, किसी को लगता है कि लोकतंत्र बचाना है देश का तो हमारे साथ चले, किसी को लगता है कि देश को बचाना है, बिकने से रोकना है तो वो हमारे साथ चले। जब साथ चलने के लिए जिगर चाहिए, जब दूसरे दलों के लोग इस हद तक बीजेपी से डरे हुए हैं तो हमारे साथ कैसे चलेंगे? ये तो निडर लीडर है जिसको कभी डर नहीं लगता। जो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे निमंत्रण के बाद वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। इतना ब्रजलाल खाबरी कह रहे हैं कि भाई जो लोग नहीं आ रहे हैं डरे हुए हैं। और अहम सवाल भारत जोड़ो यात्रा है और लोगों को जोड़ना, नफरत को ख़त्म करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज दो मसले एक तरीके से दोनों क्लब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर जब कल हाई कोर्ट का फैसला है उसके बाद से हल्ला बवाल मचा हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयोग गठन करते हुए वो नाम भी सामने कर दिए हैं जो आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष ने बाहें चढ़ा ली हैं। समाजवादी पार्टी आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही, जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दे रही है। और आम आदमी पार्टी भी आरक्षण को लेकर, आरक्षण के लिए आंदोलन करने जा रही है। वो जिलों में दौरे करेंगे, उनके नेता सभाएं करेंगे, आंदोलन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा उसकी जारी है। राहुल गांधी 3 तारीख को लोनी बॉर्डर से घुसेंगे और उत्तर प्रदेश को टच करते हुए वो निकल जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण आज ये जो अजब कॉम्बिनेशन है आज मंथन में कि लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से किनारा क्यों कर रहे हैं। अभी जो हमने एक रिपोर्ट आप दिखाई उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि सियासी ज़मीन खिसक न जाए, कोई संदेश गलत न चला जाए, ये की वजह है। और ओबीसी को लेकर शायद जो क्षेत्रीय दल हैं वो ओबीसी पर टिकना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो लोग जाएंगे, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है ओबीसी का है। मंथन में मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता अशोक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। पांडे जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता चंद्रेश कुमार जी जुड़ गए हैं। चंद्रेश जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। आरएलडी के प्रवक्ता अंकुर सक्सेना साहब जुड़ गए हैं। सक्सेना जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। अंकुर जी जुड़े हुए हमारे साथ, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और राजनीतिक विश्लेषक
राघवेंद्र सिंह राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को राजू जी बहुत अच्छी तरह समझते हैं और राजू जी अनवरत घूमते रहते हैं, पूरे देश में यात्राएं करते रहते हैं, लंबी लंबी यात्रा। अभी बात करेंगे तो पता चला कश्मीर गए होंगे, कभी बात करिए तो राजस्थान गए होंगे। तो पूरे देश को घूमते हैं, जीते हैं, घुमंतू पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। मंथन की शुरुआत अशोक पांडे जी से करेंगे। पांडे जी, ये क्या मसला क्या है, माजरा क्या है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा सवाल ओबीसी आरक्षण का है। राहुल गांधी निमंत्रण देते हैं, उत्तर प्रदेश के दल एक किनारा नहीं करते हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस निडर है, बाकी लोग डर रहे हैं। ये क्या घमंजा चल रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो पहली बात तो ये कि कोर्ट का जो फैसला आया, हमारी सरकार ही आयोग गठित करके कोर्ट में जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि ओबीसी आरक्षण के लिए हम लोग की संकल्प वो अदालत का मामला था। कोई भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई दोषी तो है नहीं, वो तो अग्रणी भूमिका में अदा कर रही है कि ओबीसी आरक्षण जब हो जाएगा तभी चुनाव होगा। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की यात्रा का जितना असर पूरे देश में पड़ा है, ऐसा तो नहीं है कई लहर चल रही है, वही असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। मेरा नहीं, उनको विपक्ष का साथ मिल नहीं रहा है। आपकी इस पर टिप्पणी चाहता हूं। राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में विपक्ष का साथ नहीं मिल रहा, सबने हाथ दिखा दिया ऐसे ऐसे करके राहुल गांधी को। विपक्ष का साथ या किसी दल का साथ तभी किसी को मिलता है जब वह मजबूत होता है। हर आदमी मजबूत का साथ देता है। ने खारिज कर दिया कि भाई कोई आपके साथ यात्रा में आ नहीं रहा। पांडे जी कह रहे हैं आप दुर्बल हैं, आप जाइए अपना यात्रा वात्रा करते रहिए, कुछ इससे असर होने वाला नहीं। उत्तर प्रदेश में वो 80 की 80 सीटें जीत लेंगे लोकसभा चुनाव में, और आप यात्रा करते रहिए, जोड़ते रहिए भारत। देखिए, इस समय देश के अंदर महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी अपने सांप्रदायिक राजनीति के कारण देश की एकता और अखंडता में जहर घोलने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण भारत को जो जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, वह अपने में बहुत ही विश्वसनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। मैं तो इस कार्यक्रम में अशोक पांडे जी को भी निमंत्रण देता हूं। हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी निवेदन आग्रह करता हूं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जेपी नड्डा जी को भी मैं चाहता हूं, पूरे भाजपा के जो मुख्यमंत्री और पदाधिकारी वो भी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े। और भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये एक सांस्कृतिक यात्रा है और इसका उद्देश्य है कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, लोगों के बीच बंधुत्व और भाईचारे के भाव को संचालित करना, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सबको एक साथ लाना और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना। जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मतों में विश्वास नहीं रखते। चंद्रेश भाई, उद्देश्य तो हम देख रहे हैं, लगातार 108 दिन से उद्देश्य हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। अब मसला मूल है, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और वहां आपकी हालत पतली, और जो लोग राजनीतिक दल हैं वो आपको भाव नहीं दे रहे हैं, आपके निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं। मेरा ये सवाल है मूल। सुनिए दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता अशोक पांडे जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा, दुर्बल के साथ कोई नहीं जानता। भारत की परंपरा और संस्कृति दुर्बल, असहाय और कमजोर व्यक्तियों का साथ देने की बात करती है। आप देखिए कि रामचंद्र जी ने कैसे सबरी का बेल खाया, कैसे उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया, जो जंगल में दुर्बल, कमजोर, जो साधु संत थे, ऋषि थे, महर्षि थे, उनका साथ दिया। तो भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति दुर्बल, कमजोर और असहाय का साथ देती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग मालामाल उद्योगपतियों के साथ जाते हैं, मजबूत लोगों के साथ जाते हैं। राहुल गांधी जी असहाय, कमजोर, अरे वो नेता की बात कर रहे हैं भाई, दुर्बल नेता के पास कोई नहीं जाता। आम आदमी तो अशोक पांडे भी मदद करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है। माता के रूप में, भारत राष्ट्र जो है नायक के रूप में आज देश को वो संबोधित कर रहे हैं और देश के निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। अशोक पांडे जी जरा 10 सेकंड का रिएक्शन दे दीजिए तो मैं मनोज यादव के पास जाऊं। पहली बात तो यह है कि उनकी यात्रा का कोई असर नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने शक मान लिया कि राहुल गांधी जी जर्जर है, दुर्बल है, उनकी मदद की आवश्यकता है। निश्चित नहीं, राहुल गांधी जी दुर्बल नहीं है। आपने कहा देश के नागरिकों को दुर्बल, राहुल गांधी जी देश के लोगों के साथ हैं। आप समझ, देखिए मेरा डिस्कशन कतई दुर्बल पर नहीं है। मेरा डिस्कशन मैं स्पष्ट कर दूं, आज जो मंथन है, चूंकि जो लोग हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं वो कार्यक्रम की तासीर जानते हैं। हमारा ना मैं कह करके मुर्गियां लड़ाता हूं और ना ही
मैं विषय से बहुत ज्यादा इधर उधर जाता हूं, रेफरेंस ले सकते हैं आप जी। दुर्बल का कोई साथ नहीं देता। हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति दुर्बल का साथ देती है। और राहुल गांधी जी दुर्बल, कमजोर, असहाय, निरपराध लोगों की बात कर रहे हैं और ये अडानी अंबानी की बात। अरे वो राहुल गांधी को ही दुर्बल कह रहे हैं, कांग्रेस को दुर्बल कह रहे हैं चंद्रेश जी। चलिए मनोज यादव के पास जाते हैं। मनोज जी, भाई कांग्रेस पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ में आप लोगों को निमंत्रण दिया था। अभी मैं आपके नेता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अभी ओबीसी का आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में। भारत तो ठीक है, मतलब जो तो जुड़ता रहेगा। मनोज यादव, इनकी स्मृति ईरानी देखिए, समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश। चंद्रेश जी जरा मनोज जी को सुन लिया जाए। जी, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के जो प्रासंगिक मुद्दे हैं उन मुद्दों को हमेशा लड़ती हुई नजर आती है। उदाहरण देता हूं, अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि डरते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे उनकी नजर में हम डर हो सकता है, लेकिन जब जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए, सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी लड़ती नजर आई और हमने मजबूती से लोहा लिया। और समाजवादी पार्टी में कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता। मैनपुरी की वो घटना याद दिलाता हूं कि इतना अत्याचार मैनपुरी में था कि एक कार्यकर्ता की जान चली गई। वो पुलिस के अत्याचार से बचने के लिए तालाब में कूद गया और उसकी जान चली गई। रामपुर में कितना अत्याचार हुआ लोगों पे, कितने सैकड़ों लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे। वो कौन लड़ रहा था? ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको देखना चाहिए था। हम किसी पार्टी की, किसी नेता के कार्यक्रम की ना तो अनादर कर रहे हैं और ना ही हम उनका कोई उस तरह की बात कहने का भी प्रयास करेंगे। उनके लिए शुभकामनाएं समाजवादी पार्टी करती है। राहुल जी एक बड़ा कदम उठाए हैं और क्या फायदा क्या नुकसान होगा ये कांग्रेस मंथन करेगी। कांग्रेस के आने वाले भविष्य के तमाम सारे ऐसे परिणाम होंगे जो इस बात की पुष्टि करेंगे। लेकिन कोई व्यक्तिगत रूप से और ऐसे घराने में पैदा होके जहां पे उनको पता नहीं क्या क्या नवाजा गया विपक्ष के द्वारा, मौजूदा सरकार ने उनको क्या युवराज से लेके क्या क्या कहा, वो अगर इतनी लंबी पद यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें इस बात के लिए बधाई। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में जो उनकी बची हुई यात्रा है कश्मीर तक, वो भी शांतिपूर्वक और उनको सुरक्षित रहते हुए पूरी हो, ऐसी उम्मीद समाजवादी पार्टी करती है। लेकिन हम शामिल होंगे नहीं होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को बताया है। लेकिन कई बार दुर्गेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि अभी चौधरी चरण सिंह जी का प्रोग्राम था राजस्थान में, तो अशोक गहलोत जी भी थे, जयंत जी भी थे और आदरणीय धर्मेंद्र जी भी थे। तीनों लोग एक ही मंच पे थे, बात कर रहे थे। उसमें एक ये खबर है नसीमुद्दीन कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रहेंगे, ये कह रहे हैं नसीमुद्दीन। पता नहीं कितना दावा सच है। नहीं, देखिए, अब मैं इसलिए अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कौन जाएगा, किसको भेजा जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पार्टी आला कमान तय करेगा। और वो सारी बातें हम इसलिए बहुत ज्यादा अभी नहीं करना चाहते हैं कि ये बड़ा प्रश्न आज की डेट में नहीं है। बड़ा प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, जो करोड़ों करोड़ों मतदाता का अधिकार है वोट डालने का, और जहां पे बीजेपी काबिज है नगर निगम क्षेत्रों में। सर्वे के आधार पर ही चुनाव होता ये तो विपक्षी दल तो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भैया जाति जनगणना कराओ। निश्चित तौर पर रैपिड वो जनगणना हुई थी, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि 3 लेयर करना है, तो जब उन्होंने कहा नहीं चुनाव इस आधार पे होगा, तो हमने कहा नहीं, जब तक 3 लेयर गणना नहीं होगी चुनाव हम नहीं कराएंगे। मेरा ये मानना है, ये कोर्ट का मामला था। दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार। अरे साहब, कोरोना संक्रमण काल में हमने लोगों को अन्न दिया, हमने अगर आप पिछड़ा नहीं देखा, ये क्या हो गया, हमने लोगों को कोरोना भी घुस गया, देखा कोरोना घुस गया। अरे मनोज जी और चंद्र जी सुन लीजिए भाई, उनको बोलने दिया। आप लोग बोलने नहीं देते हैं सदन में, ये नहीं बोलने देते आपको, बाहर आप नहीं बोलने देते इन्हें। इन्होंने आरोप लगाया कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, चोरों को साथ जवाब हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास वाली है, अगर आप पिछड़ा हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। ठीक बात है पांडे जी। मनोज जी और चंद्रेश जी, मेरा निवेदन है, मैं जरा अंकुर सक्सेना को शामिल करना चाहता हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। मैं अंकुर सक्सेना को शामिल कर रहा हूं, आरएलडी के प्रवक्ता। अंकुर जी, यात्रा राहुल गांधी की आपके इलाके से, जो खास तौर पर आपका इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश की मांग शुरू से आरएलडी बहुत दिनों से करती रही है, और चौधरी साहब का पूरा इलाका है। हालांकि वो तो पूरे देश के नेता हैं, लेकिन वो स्ट्रांग होल्ड है।
क्या क्या दिक्कत है राहुल गांधी के साथ जुड़ने में? देश भर के तमाम लोग जुड़े, तमाम एनजीओ, तमाम लोग, ऐसा क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि जमीन खिसक जाएगी, कुछ इस तरह का मसला तो नहीं है? दुर्गेश जी देखिए, ये आपका प्रश्न है और व्यक्तिगत विचार भी है कि जमीन खिसक जाएगी। जमीन तो नहीं नहीं, भारतीय ये जनता लोग कह रहे पार्टी हैं, के ये लोग कह आगे रहे है। हैं व्यक्तिगत विचार। कोई नहीं, नहीं, उसी हम नेता थोड़ी गए हैं जो, हम नेता नहीं भाई, जी, जी। हम विचार नहीं व्यक्त नहीं, करते, हम आपसे सवाल करते नहीं, हैं, नहीं, बोलिए। वही बात मैं कह रहा हूँ। मतलब व्यक्तिगत विचार भी आदमी के उसमें डिस्कशन का एक सब्जेक्ट होता है, पार्ट ऑफ डिस्कशन होता है। बोलिए। अच्छा, मान और लिया सबसे हमारा महत्वपूर्ण- व्यक्तिगत विचार हो सकता है, मान लिया, बोलिए। जी जी, पार्ट ऑफ डिस्कशन है। मैं आप पे बोलिए 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 पार्ट ऑफ बोलिए। मैं इतना बचता तो नहीं हूँ सबसे बड़ी- डिस्कशन में, इतना बचता ही नहीं हूँ, बोलिए। सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, कार्यक्रम का कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्यक्रम करता है तो उस कार्यक्रम को करने के दौरान वो बहुत से लोगों को आमंत्रित करता है। जिन लोगों को आमंत्रित किया गया है उनका पहले से अगर शेड्यूल डिसाइड है या उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से आदमी अपने पहले के आयोजनों में सहभागिता करेगा। दूसरी बात, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है, चौधरी जयंत सिंह जी, जिस तरीके से हमारा माननीय चौधरी चरण सिंह साहब की विरासत को वो संभाल रहे हैं, उस हिसाब से आप देखिए, अभी बीच में जब किसान आंदोलन कमजोर पड़ा था उस समय भी हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय अजीत सिंह साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके निर्देश पे माननीय जयंत चौधरी जी किसान आंदोलन में तत्काल पहुंचे थे और किसान आंदोलन को नई धार दी थी। ठीक इसी तरीके से जब हाथरस में पीड़िता के साथ में गलत कृत्य हुआ था और सरकार आंदोलन वहां पर किसी को भी नहीं जाने दे रही थी, तो माननीय वो सारे दृश्य हम लोगों ने देखे और दिखाए भी हैं, देखे और दिखाए वो सारे दृश्य। और अभी एक मनोज यादव बता रहे थे राजस्थान में सब लोग, एक कार्यक्रम था चौधरी साहब का, बड़े चौधरी साहब का, सब लोग, कांग्रेस भी वहां थी, सपा भी थी और आरएलडी भी थी। ये सब राजनीतिक जो आपस में शिष्टाचार होता रहता है जी। कोई प्रभाव पड़ने लगेगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उदार हृदय के स्वामी है। अच्छा, ये ओबीसी आरक्षण पर क्या विचार रखती है आपकी पार्टी जी? ओबीसी आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी क्या विचार रखती है? जी देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर विचार, हमारे जो ओबीसी भाइयों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त थे, जो संविधान के प्रदत्त भारतीय जो उनको नगर निगमों में और नगर पालिकाओं में और स्थानीय निकायों में जो रिजर्वेशन था, वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में उनके पक्ष को सही ढंग से न रखने के कारण कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय को यह आदेश पारित करना पड़ गया कि उत्तर प्रदेश में अगर आप ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनकी सीटों को सामान्य सीटों के रूप में निर्धारित करते हुए इलेक्शन कराएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड शंभू नेता हैं उत्तर प्रदेश में, विधि परामर्शी है, लॉ विंग बनी हुई है ना, उनसे मुझे लगता है डिस्कशन किया गया। जो आपका नगर विकास मंत्रालय, वो सबसे जिम्मेदार मंत्रालय, 2017 से लेकर 2022 दोनों चुनाव आपके द्वारा कराए जा रहे हैं। स्थानीय निकाय पे आपके द्वारा किसी भी तरीके की आयोग को ना गठन की पहल की गई थी और ना आयोग को कोई भी शक्ति प्रदान की गई थी कि आप ओबीसी आयोग के तौर पर कोई कार्य कीजिए। और ये जो 3 लेयर का जो इकोनॉमिक और शैक्षणिक आधार पे आप कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर उनको कोई पावर डेलीगेट की गई। और माननीय उच्च न्यायालय में जब ये प्रकरण दिया गया तो आपके जो अधिवक्ता रहे, जो डिपार्टमेंट के काउंसिल्स रहे, उनके द्वारा केवल लीपापोती की जाती रही, जिसके वजह से उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा गंभीर जजमेंट लाया गया। और कहीं ना कहीं इसके लिए पूर्णपेर भारतीय जनता पार्टी दोषी है। और भारतीय ठीक बात है अंकुर सक्सेना, बात आपकी आ गई। 10-10 सेकंड का रिएक्शन चंद्रेश कुमार और मनोज यादव, फिर राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी की टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण होगी, मैं खुद भी सुनना चाहूंगा। मनोज जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों की लड़ाई के खिलाफ हमेशा से साथ दिया है। वो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस की यूपीए की सरकार याद करिए आप, कैसे समाजवादी पार्टी ने 10 साल आउट ऑफ सरकार, मतलब सरकार के अंदर नहीं थे हम, सरकार के बाहर से हमने लगातार समर्थन दिया। और अमेरिका और वो परमाणु पे किस तरीके से सरकार, गिरती हुई सरकार को समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह जी अगुवाई कर रहे थे, सभी ने देखा, पूरे विश्व ने देखा उस चीजों को। बोलिए। शक्तियों के खिलाफ हमेशा से उन शक्तियों के साथ खड़े नजर आए हैं। लेकिन इस बात को राजनीतिक तूल देना या कांग्रेस के द्वारा या
बीजेपी के द्वारा इस तरह की बातें कहना कि निश्चित तौर पे बीजेपी को खुश होना चाहिए। बीजेपी अनावश्यक कोई व्यंग करती नजर आ रही है। अगर सब एकजुट हो गए तब तो इनके लिए और खटिया खड़ी भाई बिस्तरा बीजेपी गोल यही वाला तो कह रही ना हमारा हो कि जाएगा। भाई आप लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। चंद्रेश कुमार जी, ये तो दिक्कत है ना। वो कह रहे भारत जोड़ने की बात करो, जरा आपस में जुड़ जाओ, फिर लड़ो मोदी से। नहीं नहीं, सब एक हैं। कौन कह रहा है कि लोग एक नहीं है? सब एक है, संपूर्ण विपक्ष एक रहेगा। हाँ, निमंत्रण दिया गया है, वो अपने कार्यक्रम के हिसाब से शेड्यूल तय करेंगे और अभी 3 तारीख को यात्रा यूपी में प्रवेश करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विपक्ष कार्यक्रम में भाग लेगा। माननीय अखिलेश जी भाग लेंगे, मायावती जी भाग लेंगी। हम अभी क्यों कहते कि लोग भाग नहीं ले रहे हैं? भाग लेंगे। हाँ, पूर्व निर्धारित कोई कार्यक्रम होगा तो अपने शेड्यूल को देखेंगे और सारी बातें, निमंत्रण देने का मेरा अधिकार है, कार्यक्रम में भाग लेना न लेना ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया लीजिए, जा आपके सकता। अध्यक्ष जी कह रहे हैं सब लोग डर गए। आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं सब लोग डर गए, मनोज यादव को बुरे लग गई बात। ये बातों में हमें शुभकामना भी दिया और बाहर से समर्थन भी दिया, तो ये भी अपने आप में भारत अरे जोड़ो चंद्रेश यात्रा का एक जी, तरीका। आपके अध्यक्ष जी कह रहे हैं बाकी लोग डर गए, राहुल गांधी एक शेर हैं, वही लड़ सकते हैं। मनोज यादव की बात बहुत बुरी लग गई, उनके चेहरे से पता चल रहा है वो नाराज हैं। भर्ती में ओबीसी रिजर्वेशन घोटाला किया गया, 68,000 शिक्षक भर्ती अच्छा, में OBC रिजर्वेशन घोटाला मेरे सवाल किया का गया। जवाब नहीं देंगे आप अपनी धर के रहते रहेंगे। आप हमको नहीं सुनेंगे आप। अरे महाराज, हमको सुन लीजिए, हमारा जवाब दे दीजिए। आपको तो हम सुनते ही हैं। हमने कहा मनोज यादव कह रहे हैं कि भाई आपके जो प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी हैं, उन्होंने कह दिया कि विपक्ष डर गया है, राहुल गांधी एकमात्र शेर नेता हैं, वही लड़ सकते हैं। ये बात बुरी लग गई मनोज यादव को। मुस्कुरा रहे हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर, वो नाराज हैं बहुत। उन्होंने कहने का मतलब ये था कि जो भारत जोड़ो यात्रा में भाग नहीं लेंगे वो डरे हैं। तो अभी हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने तो भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया, तो कहाँ नहीं डरे हैं? वो तो इस मंच पर भारत जोड़ो यात्रा। ठीक है चंद्रेश जी, अब राघवेंद्र सिंह राजू के पास चलते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजू जी, आपने बहुत धैर्य के साथ में पूरा मसला ये सुना। बीजेपी कह रही है कि भाई जब विपक्ष ही नहीं जुड़ पाएगा, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, विपक्ष ही नहीं जुड़ पाएगा तो भारत क्या जोड़ पाओगे? और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई उनका मकसद अलग है, उनका मकसद राजनीति चुनाव है नहीं। ओबीसी आरक्षण के आलोक में इस पूरे मसले को राजू जी आप कैसे देखते हैं? अनम्यूट करिए, दर्शक सुन नहीं पा रहे हैं राघवेंद्र जी आपको। राघवेंद्र जी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है दुर्गन जी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, अब बोलिए जी। तमिलनाडु से जो यात्रा शुरू हुई, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान होती हुई, मध्य प्रदेश होती हुई और अभी दिल्ली में ठहरी हुई है, और 3 जनवरी को जिस हिसाब से आ रही है और अभी से आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, मेरा अपना जो आकलन है वो ये है कि उत्तर प्रदेश गठबंधन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है, और सारे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे बसपा सपा गठबंधन रहा हो, इन गठबंधन का सारे लोगों ने एपिसोड देखे भी हैं। जाहिर सी बात है कि कुर्सी पाने और चोरा के रंग बदलने वाले लोगों ने हमेशा मौका परस्त राजनीति की है, और उस मौका परस्त राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल स्पष्ट ये बात नहीं रख रहा है कि अगर हम इनके साथ यात्रा में चलेंगे तो कल ये आम जनमानस में एक संकेत चला जाएगा कि आरएलडी सपा कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन होने जा रहा है। इस महागठबंधन का कोई मैसेज जनता और जनमानस के बीच में ना जाए, इसलिए सभी लोग अपना अपना अलग अलग बात कर रहे हैं। और जहां तक ब्रजलाल खाबरी जी का, क्योंकि वो बसपा में पहले रहे हैं, राज्यसभा में भी सांसद रहे हैं, बुंदेलखंड से उनकी पृष्ठभूमि है, उन्होंने जिस तरीके से भाषा शैली का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जिनके पास जिगर ही नहीं है। अब जब जिगर की आने लगे, और जिगर जिन राजनीतिक दलों के पास जिगर नहीं है, तो कम से कम ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है कि कांग्रेस अमेठी जैसे जगह पे हार गई। अगर सही तरीके से आम कार्यकर्ता या आम जनमानस में उन्होंने सही संकेत दिया होता और लोगों में पहले से इस चीज की चर्चा की गई होती। मैं देख रहा हूं धरातल पर बहुत ज्यादा तैयारी जनपदों में नहीं दिखाई दे रही है। जहां तक उत्तर प्रदेश में मैं 75 जनपदों में घूमता रहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा जिस हिसाब से आ रही है और जिस हिसाब से वो भीड़ पीछे से क्या क्या आ रही वो नहीं जानते। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, मान लो सुक्खू भाई जी आ जाए, कोई और अन्य राज्य का मुख्यमंत्री गहलोत जी आ जाए,
मान लीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ जाए, तो वो भीड़ जो है उत्तर प्रदेश में रहेगी। इसलिए उन्होंने एक संकेत राहुल गांधी जी ने तो दिया कि कम से कम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुख दल हैं, समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी, और इसके साथ अन्य और भी छोटे छोटे से दल हैं, बहुत से दल तो भाजपा के साथ भी हैं, 2 दल। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी भाजपा के साथ भी कई दल हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं जो देख रहा हूं वो इसलिए नहीं ले रही है कि जमीनी स्तर पर जो तैयारी कांग्रेस की होनी चाहिए थी और जिस स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपद में कार्यकर्ताओं में जोश होना चाहिए था, मैं समझता हूं अब एक कोरोना की भी दस्तक हो गई और एक मुद्दा निकाय चुनाव का भी आ गया। निकाय चुनाव में जिस हिसाब से पिछड़े को लेकर के आज इस तरीके से आयोग का गठन हुआ है और पिछड़े अगड़े और जो झगड़े हैं, इनमें कूटनीति, प्रपंच नीति, षड्यंत्र नीति, छल नीति, राजनीति में किस किस नीति का उपयोग होना चाहिए और उस नीति के उपयोग से आम जनमानस का कितना भला होगा, ये आम जनता इन सब चीजों को बहुत गहरे अंदाज से देख रही है। लेकिन ये बात सच है कि जो बात होनी चाहिए थी, विकास की बात, रोजगार की बात, उन मूलभूत बिंदुओं से सारे राजनीतिक दल केवल किस तरीके से हम कुर्सी पाएंगे, किस तरीके से कुर्सी पर चढ़ जाएंगे, ये सारे लोग इसी में लगे हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में आपने देखा अभी कोरोना में उन्होंने बहुत लंबी स्ट्रेटजी तैयार करना शुरू कर दिया है और हर जिले में जिस हिसाब से कोरोना को लेकर के चल रही है, तो ये भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और लाइन ऑर्डर के हिसाब से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, इसको भी अभी ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी 2 दिन पहले हमने कार्यक्रम मंथन में इस संदर्भ में किया था, तो एक राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि उन्हें संदेह है कि यात्रा यहाँ चलेगी या नहीं चलेगी, संदेह है। राघवेंद्र जी, हाँ, ये संदेह है। तो ये 3 जनवरी से पहले जो स्थितियां आती है, आपने देखा कल चीन में हाहाकार मच गया। आप ही के चैनल पे आ रहा था कि वहां पर इतने मरीज बढ़ रहे हैं, तो अभी वैक्सीन भी पूरी नहीं लग पा रही है। कांग्रेस कहती है कि जब कांग्रेस कहती है कि जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ने लगती है तो कहती है कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। देखिए अभी दुर्गेंद्र जी बहुत सारे मुद्दे आपको मिलेंगे, तो उन मुद्दों में कानून व्यवस्था और लाइन ऑर्डर खराब ना हो, और उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से कोरोना में बहुत अच्छा नियंत्रण, पिछले एपिसोड में आपने देखे किस हिसाब से ऑक्सीजन के अभाव में मौतें हुई थी, वो तमाम चीजों को भी अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात ठीक है कि अब तैयारियां बहुत शुरू कर दी है सरकार ने, लेकिन मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी इसमें कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहेगी, और उसी में ये मुद्दा आ गया निकाय चुनाव का। तो राघवेंद्र जी बहुत सारी बातें आपने की, बड़ी महत्वपूर्ण बातें की। हम इन 2 मुद्दों से तुलना करना चाहते हैं। क्या जो कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है उत्तर प्रदेश में, वो क्या ओबीसी आरक्षण पर ही फोकस रखेगा? उसकी जमीन का सवाल है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण से पूरे देश का चुनाव प्रभावित होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ओबीसी के दम पर चुनाव जीते हैं, अपना परचम फहराया है। और बीजेपी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी उसी समुदाय से आते हैं, ओबीसी से ही आते हैं। बात दुर्गेंद्र जी ठीक है, लेकिन अगड़े और जहां तक अल्पसंख्यक समाज की विपक्ष के साथ स्ट्रैटेजी को लेकर, और ये भी अंत में सवाल उठा दिया कि क्या ये कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर क्या ये यात्रा यूं ही जैसे पीछे चली आ रही चलती रहेगी? यह यात्रा अनवरत अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी और कोई भी ताकत, कोई भी माई का लाल इस यात्रा को रोकने की दुस्साहस नहीं करेगा। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये चंगू पंगू का यात्रा नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा है। और जिस योगी जी का ये उल्लेख कर रहे हैं, तो प्रोटोकॉल भी नहीं मानोगे आप? इतना जज्बा आपके अंदर है कि बीमारी का प्रोटोकॉल भी नहीं मानोगे अगर सरकार कहेगी तो? सुनिए, वही योगी जी हैं, भाजपा से अलग जाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे और हर सीट पर उनके कैंडिडेट का जमानत जब्त हुआ था। हम उसी क्षेत्र से आते हैं, और हम योगी जी को और दुनिया जी को बहुत जानते हैं। लोकतंत्र ने और संविधान ने हमें मौलिक अधिकार और अभिव्यक्ति की आजादी की जो स्वतंत्रता दी है, उस स्वतंत्रता को हनन करने का दुस्साहस किसी माई के लाल में यह औकात नहीं है कि वो दुस्साहस कर दे। आप क्या बात करते हैं दुर्गेंद्र जी? आपको मैं बताना चाहता हूं आपके मंच के माध्यम से, इस देश की संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण कांग्रेस ने किया है, और देश के संविधान और राजनीतिक मूल्यों पर यदि आघात होगा
तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, बस यही लोकतंत्र दिक्कत हो जाती है आप लोगों से। आप लोग जो औकात की बात करने लगता है ना, यही दिक्कत हो जाती है। फिर वो सीधे बीजेपी के लोग दिल से ले लेंगे, फिर आप पटकनी खा जाएंगे। दिक्कत यही है। फिर कोरोना भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक षड्यंत्र है, कोई कोरोना नहीं है। यह कोरोना भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा नागपुर आरएसएस के कार्यालय में बनाया गया है। यह कोरोना पूर्ण रूप से राजनीतिक कोरोना है और इससे कांग्रेस पार्टी को कोई भय नहीं है। ठीक बात है। अंकुर सक्सेना फिंगर अप कर रहे हैं। अंकुर बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत का जो संविधान है वो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया है 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में। तो मैं कांग्रेस प्रतिनिधि की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस के द्वारा संविधान बनाया गया। दूसरी बात है कि जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको लेकर जो भी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो टिप्पणी की या विपक्ष को लेकर माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय द्वारा जो भी अपनी बात रखी गई, तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विपक्ष के द्वारा किसी चीज में, किसी कार्यक्रम में उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि क्या विपक्ष के द्वारा जो कार्यक्रम या आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है उसमें सहभागिता न करने का ये तो मंतव्य नहीं है कि हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग अगर उसका समर्थन नहीं कर रहे तो हम लोग उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। और समर्थन से ताकत मिलती है अंकुर जी। ये तो निर्गुण वाली बात हुई। अशोक पांडे के पास जाएंगे। अशोक पांडे जी वो कह रहे हैं, सीना ठोक के कह रहे हैं कि किसी की औकात हो तो रोक कर दिखा दे यात्रा। ये आप लोगों ने राजनीतिक कोरोना जो फैला रखा है, ये वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। बोलिए अशोक पांडे। नहीं कि हमने ये भी कहा कि यदि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का दुस्साहस उत्तर प्रदेश में किया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार। ठीक बात है, बजा दीजिएगा। अशोक पांडे जवाब दीजिए। देखिए, ये हमेशा ईंट से ईंट बजाते हैं और जमानत जब्त हो जाती है इन लोगों। मेरा ये मानना है ऐसा ही ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। अरे आपका भी जमानत जब्त। अरे मनोज यादव जी, आप तो ना हंसिए भाई, आपके पुराने पार्टनर रहे हैं। आप भी गजब करते हैं, आप भी मुस्कुरा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, 8 साल से सत्ता में आए हैं, नई नवेली दुल्हन की तरह तो बौरा गए हैं और ये बौखलाहट ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है। अरे चंद्रेश जी, पांडे जी को बोलने दीजिए भाई, वरिष्ठ नेता है, उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। वो नहीं बोलते हैं आपके बीच में। पांडे जी बोलिए। आपको ये देखते रहिएगा, पालन करना होगा। यही लोग हैं, जब लॉकडाउन हुआ था तो क्या इन्वेस्टर समिट आयोजित होगी? क्या इन्वेस्टर समिट को लेकर ये प्रोटोकॉल लागू होगा? क्या अमेरिका जो विदेशी कंट्रीज से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके अब दो तरफा हमले, अभी मनोज यादव भी शुरू हो जाएंगे। दो तरफा हमले झेलिए। बंगाल में ये नेताओं को क्वारंटाइन किया गया तो विदेश से आपके कैबिनेट मंत्री आए नहीं था। उत्तर प्रदेश दर्शक नहीं कुछ सुन पा रहे हैं, आप लोगों की बातें दर्शक सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपस में लड़के संतुष्ट हो जाइए, एक एक करके बोलिए। अशोक पांडे बोलिए। बस अब वक्त थोड़ा कम है हमारे पास, मंथन समाप्ति की ओर है, अपने जो अंतिम चरण में है मंथन। बोलिए अशोक पांडे, कंप्लीट करिए। भाजपाइयों को कोरोना दिखने लगा, प्रोटोकॉल का निश्चित तौर पे इनको पालन गुजरात चुनाव होगा। आपके जो विदेश से मंत्री लौटे हैं, क्या आपने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया? क्या उनको क्वारंटाइन किया? क्या उनका चेकअप? तो फिर आगरा कोरोना पे चर्चा न ले जाइए भाई। मैंने भी कहाँ हाथ डाल दिया कोरोना को लेकर, क्या बात है। मैंने एक रेफरेंस दिया था। मनोज यादव बोलिए। ये बड़ा मसला गजब हो गया है। नहीं देखिए, जरा मनोज यादव को सुन लीजिए भाई, मनोज यादव सुन लीजिए। सबको उन्होंने धैर्य से सुना, उनको सुनिए जी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस यात्रा को बीजेपी रोकने की हिमाकत करेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि यात्रा पूरी कर लेने में शायद उतना कांग्रेस को माइलेज नहीं मिल पाएगा जितना ना पूरी कर लेने में मिल जाएगा। तो बीजेपी ऐसी गलती नहीं करने जा रही है। बीजेपी यात्रा जैसे तमाम सारे कर्नाटक और मध्य प्रदेश, तमाम सारे राज्यों के बीजेपी शासित राज्यों से निकली है, ठीक वैसे ही निकल जाएगी। और ये बात सही कही हमारे आरएलडी के साथी ने कि जो अभी 16 तारीख को कलकत्ता में और महाराष्ट्र में रोड शो निकालेगी इन्वेस्टमेंट समिट को लेके, तो किस मुंह से आप निकालेंगे? अगर किसी की रोड यात्रा को आप बैन करेंगे तो फिर दूसरे भी तो उसी बात को लेके जाएंगे। लेकिन खैर, मैं इस बात पे आता हूं कि बीजेपी को मेरे ख्याल से चारों तरफ से लगभग गिरती नजर आ रही है। अगर कांग्रेस कहीं घेर रही तो समाजवादी पार्टी घेर रही, कहीं आप पार्टी घेर रही, कहीं पे और भी राजनीतिक दल जो है वो उनको लगातार घेरते नजर आ रहा है। और यही सबसे बड़ा शायद मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए अपसेट है कि वो परेशान है, क्या करे, कहां कैसे जवाब दे।
अगर उधर राहुल ये जी की पॉलिटिकल यात्रा बात हुई मनोज जी, ये बिल्कुल पॉलिटिकल बात है, बिल्कुल कंप्लीट पक्की हुई पॉलिटिकल बात। क्या बात है, कहिए, बोलिए। नहीं, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूं कि अगर वहां पे राहुल जी को रोकेगी तो हमारी ये आरक्षण बचाव वाली यात्रा बिल्कुल तैयारी पे है। और इसको और रोक दे तो आपका काम ही बन जाएगा। अगर आरक्षण बचाओ यात्रा रोक दे तो आपका काम बन गया। मैं जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व एक हफ्ते में 4 बार कह दे कि हम जेल भरने जा रहे हैं, तो उसको मौजूदा सरकार को समझ लेना चाहिए और जेलों की साफ सफाई शुरू कर दे। वहां राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए जगह नहीं अरे वो बचेगी। कहेंगे कोरोना फैल गया, जेलों में नहीं लेंगे अंदर, तब क्या करेंगे आप? अरे तो फिर सांकेतिक रूप से होगा आप अशोक पांडे जी 10 सेकेंड में बताइए, बताइए। ये कह रहे हैं जेल भर देंगे। अशोक पांडे 10 सेकेंड में जवाब दीजिए। कह रहे हैं जेल भर देंगे हम। पहले राजनीतिक बंदियों के लिए कारागार हुआ करते थे। गड़बड़ है आवाज। अंकुर सक्सेना 5 सेकंड अपनी बात कहिए, फिर फाइनल कमेंट के लिए राघवेंद्र राजू के पास जाएंगे। अंकुर सक्सेना। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग भारतीय देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को आम जनमानस के समक्ष लाने के लिए और आम जनमानस की भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए इनने गन्ना मूल्य डिक्लेयर नहीं किया है। राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा भी किसान अभियान चालू किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख किसानों के द्वारा पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये कहा जाएगा कि जल्द से जल्द किसानों के लिए गन्ना मूल्य की घोषणा की जाए और पुराना पैसा वापस बात वही है, चारों तरफ से घेराव। अशोक पांडे 5 सेकंड में, ये चारों तरफ से विपक्ष आपको घेर रहा है। भाजपा असहज है। अशोक पांडे, विपक्ष घेर रहा है चारों तरफ से, भाजपा सहज है या असहज है? आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क गड़बड़ है। फाइनल कमेंट के लिए जा रहे हैं राघवेंद्र सिंह राजू के पास। राजू जी, कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से मनोज यादव ने बड़ी पॉलिटिकल बात कह दी आखिरी में कि कहीं हर राज्य में जो दल हैं, चाहे कहीं कांग्रेस घेर रही है, कहीं समाजवादी पार्टी घेर रही है, कहीं पश्चिम में आरएलडी वो घेरे पड़ी है, अन्य राज्यों में भी जो विपक्ष है वो बहुत मजबूती के साथ में बीजेपी के लिए फील्डिंग सजा चुका है। और 2024 और 23 में मतलब कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले 11 राज्यों में चुनाव हैं विधानसभा के। अगर इसमें कुछ आंकड़ा गड़बड़ाया तो बड़ी मुश्किल होगी। राघवेंद्र राजू, फाइनल कमेंट 1 मिनट में। राजनीति में कुछ भी संभव और असंभव नहीं है, जो तो आप जानते हैं दुर्गेन जी। जिस तरीके से राहुल गांधी ने माननीय हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल पर जाकर के मत्था टेका और वो आशीर्वाद लिया है, निश्चित तौर पर मैं समझ रहा हूं एक देश में एक अलग संदेश दिया। और राजनीतिक पार्टियों से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी में भी इसको लेकर के बड़ा एनालिसिस चल रहा है कि आखिरकार इसके पीछे है कौन सा गेम मेकर कौन सा है। अरे भाई, उन्होंने पटेल को अपना महापुरुष बना लिया, तो उसमें अटल जी को अगर कांग्रेस बना लेगी तो क्या दिक्कत है? अटल जी को उन्होंने बनाया। अब ये एक बहुत बड़ा मतलब जो मैसेज दिया उन्होंने। इसके अलावा जो मैं दूसरा देख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति संविधान की तो बात करता है, लेकिन संविधान के सेक्शन 14 में समानता के अधिकार की बात है। आप क्यों नहीं बात करते हैं? भाई गरीब तो हर आदमी में, गरीबों को संरक्षण दो। भाई किसी भी जाति, समाज, धर्म और राजनीति पे क्यों लाना चाहते हैं किसी भी व्यक्ति को? जो गरीब हो, भाई क्या जरूरत है? मायावती हो, मुलायम सिंह जी, भले हमारे भी ये अलग विषय है राघवेंद्र जी, ये अलग विषय है। माफी के साथ मैं रोक रहा हूं क्योंकि वक्त मेरे पास अब है नहीं। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र राजू, बहुत शुक्रिया मनोज जी बहुत शुक्रिया, चंद्रेश जी बहुत शुक्रिया, अशोक पांडे जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अंकुर सक्सेना आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। अब वक्त चलते चलते का देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। राहुल गांधी इस अवसर पर कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में थे। वो दृश्य, वो तस्वीरें मां सोनिया गांधी के बेहद वो करीब भी हैं, ये सब जानते हैं, और उनके बीच गजब की बॉन्डिंग भी है। मां बेटे का प्यार अक्सर देखने को मिलता है। जब भी सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ होती हैं या वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होती हैं तो राहुल गांधी उनकी एक्स्ट्रा केयर करते नजर आते हैं। आज जब कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद थी और बगल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से कुछ बात कर रही थी, उसी दौरान कुछ ऐसी बात हुई जिससे ऐसा लगा कि सोनिया गांधी ने कहा आई स्वेयर।
कोई ऐसी बात कह रही है, वो शपथ ले रही कि नहीं नहीं ये सही है, और शायद बात वो राहुल के विषय की थी। बस फिर क्या था, राहुल ने अपने प्यार का इजहार किया, जो हर बेटा अपनी माँ से अटूट प्यार करता है, लेकिन राहुल का कुछ एक क्यूट सा प्यार, क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है, वायरल हो रहा है। कुछ दृश्य इसके देखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।